मिस। ओके सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सरिता यादव टीचर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल वर्ली हिंदी माध्यम की ओर से आप सभी का बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 16 आनुवंशिकता और परिवर्तन से दो महत्वपूर्ण घटकों का अध्ययन करेंगे। पहला घटक है आनुवंशिक विकृतियां और दूसरा है गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण निर्माण होने वाली विकृतियां। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे दोनों चैप्टर के जो महत्वपूर्ण घटक हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और आपके आपके जो भी प्रश्न या डाउट होंगे लेक्चर के अंत में पूछेंगे। तो आइए बच्चों, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिक विकृतियां, जिसे इंग्लिश में जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवंशिक विकृति, इसका अर्थ है कि गुणसूत्रों में कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तो वहीं से यह जो है विकृतियां या ये रोग हो सकते हैं। तो आनुवंशिक विकृतियां होने के कारण क्या है कि गुणसूत्रों में कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या में फेरबदल हो जाए, या फिर जो जनुक हैं, जनुक अर्थात क्या, हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा है कि जो हमारे गुणसूत्र हैं वो डीएनए से मिलकर के बने होते हैं और डीएनए के जो सबसे छोटे खंड होते हैं उन्हें जनुक कहते हैं। अगर उन जनुकों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनमें कुछ परिवर्तन हो गया, तो इस प्रकार के रोग, विकार या विकृतियां हो सकती हैं। तो अगर आप परिभाषा देखने जाओ आनुवंशिक विकृतियां की, तो हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों की अपसामान्यता, गुणसूत्रों की अपसामान्यता या जनुकों के उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों की अपसामान्यता या जनुकों के उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों को आनुवंशिक विकृति कहते हैं। तो आनुवंशिक विकृति किसे कहते हैं? अगर गुणसूत्रों की संख्या में कुछ फेरबदल हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, और जनुकों में परिवर्तन हो जाए, उत्परिवर्तन अर्थात कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, तो इस प्रकार से जो रोग होंगे उन्हें हम आनुवंशिक विकृति कह सकते हैं। तो अब इस विकृति में एक्चुअली होता क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो सकती है या कम हो सकती है। दूसरा, गुणसूत्रों के किसी भी भाग का लोप, लोप अर्थात कोई एक भाग उसका गायब हो जाएगा, मतलब वो भाग हमारे शरीर में, शरीर की कोशिका में कम होगा, या फिर गुणसूत्रों का स्थानांतरण हो जाएगा। स्थानांतरण अर्थात वो अपना प्लेस चेंज कर लेगा। तो इस विकृति में क्या क्या हो सकता है? गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो सकती है या कम भी हो सकती है। गुणसूत्रों का कोई एक भाग गायब हो जाएगा या गुणसूत्रों का किसी एक भाग का स्थानांतरण हो जाएगा, वो अपनी जगह बदल लेगा। तो ऐसा सब होने से क्या होगा? आनुवंशिक विकृति हो सकती है। तो इस विकृति में गुणसूत्रों का अधिक संख्या में होना या कम होना, गुणसूत्रों के किसी एक भाग का लोप होना मतलब गायब होना या स्थानांतरण होना, इस प्रकार की स्थितियों का समावेश हो सकता है। कुछ उदाहरण हैं आनुवंशिक विकृतियों के। फाक ओठ, फाक होठ अर्थात कटा हुआ होठ, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है। रंजकहीनता, रंजकहीनता उसे कहते हैं, आपने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा जो बिल्कुल सफेद दिखते हैं, यहाँ तक कि उनके बाल भी, उनकी जो भौहें हैं, जो आंख के ऊपर हमारी जो भौहें होती है वो भी सफेद दिखेगी, आंखों की पलकें भी सफेद होती हैं। तो उनका क्या होता है, जो हमारी त्वचा में एक पिगमेंट होता है मेलानिन नाम का, वो गायब हो जाता है, वो उनमें कम होता है। ये दोनों भी क्या है? आनुवंशिक विकृतियों के उदाहरण हैं। आप इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एज अ उदाहरण हमें इन्हें देखना है। और भी कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। पहला फाक होठ, रंजकहीनता और सिकल सेल रक्ताल्पता
और हीमोफिलिया। इस सिकल सेल रक्ताल्पता क्या है, शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर रक्त की गुठलियां बनने लगती हैं, उनकी क्लॉटिंग होने लगती है। तो उससे क्या होता है, जो रक्त का परिसंचरण है वो प्रभावित हो जाता है, और जो रक्त है वो आपके जो शरीर के मुख्य अंग हैं, जैसे कि ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपका हृदय, आपका लीवर, इन सबको जो है रक्त पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से मृत्यु जैसी संभावना भी हो सकती है। और एक एग्जाम्पल दिया है हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया में क्या होता है कि जब आपको चोट लगती है कभी भी, तो थोड़ी देर के लिए रक्त बाहर आता है, लेकिन कुछ देर बाद आप देखोगे कि वहां पर रक्त आना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो रक्त को जमा करने का वहां पे कार्य करने लगती हैं, लेकिन जिससे भी ये हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, आनुवंशिक विकृति जिससे ये होती है, उसमें क्या होगा, ये रक्त क्लॉटिंग नहीं करता है, और थोड़ी सी भी चोट लगने पर उस बच्चे को बहुत ज्यादा रक्त बाहर आता है, जिससे क्या हो सकता है कि अधिक चोट लगेगी तो अधिक रक्त बाहर होगा और बच्चे की जान जाने की संभावना होती है। तो ये कुछ उदाहरण आपको दिए थे जो आनुवंशिक विकृति के हैं, जिनका अध्ययन आप नेक्स्ट लेक्चर में करोगे। अब अगर हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में आनुवंशिक विकृति, अब इतना तो हम जान गए कि आनुवंशिक विकृति कब होगी, जब गुणसूत्रों में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम थोड़ी सी जानकारी मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वे कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में प्राप्त करेंगे। तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये 46 गुणसूत्र जो हैं हमेशा जोड़ी के रूप में होते हैं। 46 का आधा आप कर देंगे तो 23 हो जाएगा। 23 जोड़ियों के रूप में होते हैं। इन गुणसूत्रों की जोड़ियों के आकार, प्रत्येक जोड़ी का आकार और आयतन, आयतन अर्थात उसका स्वरूप जो है, उसमें भिन्नता होती है। पहली जोड़ी जो है वो दूसरी जोड़ी से थोड़ी अलग होगी, दूसरी जोड़ी तीसरी से अलग होगी, मतलब हर जोड़ी जो है प्रत्येक जोड़ी से थोड़ी थोड़ी अलग होगी। अब ये लोग अलग अलग हैं, जिस प्रकार आप क्लास में बढ़ते हो तो आपको रोल नंबर दिए जाते हैं, उसी तरह इनको पहचानने के लिए अनुक्रमांक दिए गए हैं। ठीक है, तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र हैं और वे जोड़ियों के रूप में होते हैं। तो 46 को आप आधा कर दोगे तो 23 जोड़ियां। तो अगर आपको पूछा जाए कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्रों की जोड़ियां हैं, तो 23 जोड़ियों की गुणसूत्रों की जोड़ियां हैं, सॉरी। और अगर आपको पूछा जाए कि कितने गुणसूत्र हैं, तो 46 गुणसूत्र हैं। प्रत्येक जोड़ी का जो आकार है और आयतन है वो अलग अलग होता है, इसीलिए इन गुणसूत्रों को अनुक्रमांक दिए गए हैं। इसमें से जो 23 जोड़ियां थी, 23 जोड़ियों में से 22 जोड़ियां जो हैं उन्हें हम अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं, उन्हें हम अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। और जो गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी मतलब लास्ट वाली जोड़ी है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 23 जोड़ियों में से 22 जोड़ियों को अलिंगी गुणसूत्र और लास्ट वाली जोड़ी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। स्त्रियों में जैसा कि हमने कहा कि 22 जोड़ियां अलिंगी गुणसूत्र हैं, तो स्त्रियों और पुरुषों दोनों में ये जोड़ियां समान होती हैं। तो 22 जोड़ियां अर्थात 44 गुणसूत्र स्त्रियों में और 44 गुणसूत्र पुरुषों में समान होते हैं। और जो लास्ट की एक जोड़ी है लिंग गुणसूत्र, वो थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। तो स्त्रियों में उसे हम एक्स एक्स द्वारा दर्शाते हैं और पुरुषों में एक्स वाई द्वारा दर्शाते हैं। तो यहीं पे जो है लिंग गुणसूत्र भिन्न है, उसी से हम स्त्री हैं या पुरुष उसकी पहचान होती है। तो गुणसूत्रों की 23 जोड़ियों में से 22 जोड़ियां जो हैं वो अलिंगी गुणसूत्रों की हैं, और जो लास्ट की एक जोड़ी है वो लिंग गुणसूत्र की। स्त्रियों में 44 प्लस एक्स एक्स और पुरुषों में 44 प्लस एक्स वाई, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अभी हम आकृति में देख लेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा
यहाँ पर आपको जैसा बताया गया था प्रत्येक गुणसूत्रों को अनुक्रमांक दिए हैं। आप देखोगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 23 तक सभी को अनुक्रमांक दिए गए हैं। अगर आप पहली जोड़ी को देखोगे तो दूसरी जोड़ी से थोड़ा सा अलग दिखाई देगा आपको, तीसरी से भी थोड़ा अलग दिखाई देगा। अगर आप 9वीं जोड़ी देखोगे तो वो दूसरे से अलग दिखाई देगी। मतलब जो प्रत्येक जोड़ी है वो हर जोड़ी से अलग अलग है। इसमें से जो 22 जोड़ियां हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अलिंगी गुणसूत्र। ये स्त्रियों और पुरुषों में समान होते हैं, जबकि जो 23वीं जोड़ी है वो क्या है, लिंग गुणसूत्र। आप देखेंगे स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र का साइज और आयतन जो है वो सेम दिख रहा है, ये क्या है, एक्स एक्स है। और जबकि पुरुषों में देखोगे तो एक्स वाई, वाई गुणसूत्र जो है वो एक्स से आकार में थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये थे मनुष्य में गुणसूत्र। इसके बाद हम साइंटिस्ट योहान मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने जो है आनुवंशिक विकृतियों का जो रीजन है वो फाइंड आउट किया था। तो योहान मेंडल ने अपने प्रयोग में कारक अर्थात जनुक, अभी उनके अनुसार जो ये आनुवंशिक विकृतियां हैं, जनुकों में कुछ भी परिवर्तन हुआ तो उसके कारण होते हैं। इसके लिए उन्होंने जनुकों के 2 प्रकार बताए। पहला प्रकार उन्होंने क्या बोला, प्रभावी, और दूसरा प्रकार उन्होंने बताया अप्रभावी। ऐसे 2 शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। अब आनुवंशिक विकृतियों का कारण, जो आनुवंशिक बीमारियां हैं उनका कारण और उनका संक्रमण, अर्थात वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है कि मानवीय कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या, जो नॉर्मली हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 है, लेकिन उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, वो कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं, तो हमें आनुवंशिक विकृति हो सकती है। मतलब आनुवंशिक विकृतियों का कारण क्या हो सकता है, गुणसूत्रों की संख्या में गड़बड़ी। ठीक है। उसके बाद सेकंड है गुणसूत्रों के लिंग सापेक्ष प्रकार। लिंग सापेक्षता अर्थात स्त्रियों में एक्स एक्स है और पुरुषों में एक्स वाई है। अगर यहाँ पर मान लो एक्स एक्स में से एक कम हो गया या ज्यादा हो गया, एक्स वाई में कुछ गड़बड़ी हो गई, तभी भी क्या हो सकता है, आनुवंशिक बीमारी हो सकती है और उनका संक्रमण हो सकता है। तीसरा और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि गुणसूत्रों पर स्थित जनुकों के प्रकार, जो जनुक है उनके प्रकार वे प्रभावी हैं या अप्रभावी हैं। अभी यहाँ प्रभावी और अप्रभावी से क्या मतलब है, अगर उस जनुक पर कुछ प्रॉब्लम है और वो प्रभावी है तो वो जो भी संतति में आएगा तो उसमें वो प्रॉब्लम शो होगी। और अगर वो अप्रभावी है तो अगर जनुक में कुछ प्रॉब्लम है तभी भी जो संतति जन्म लेगी उसमें यह बीमारी नहीं होगी। अर्थात अगर प्रभावी लक्षण है तो वो दिखाई देगा, जबकि अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देगा। तो आनुवंशिक विकृतियों का कारण और उनका संक्रमण बातों पर निर्भर करता है, मानवीय कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या पर, गुणसूत्रों के लिंग सापेक्ष प्रकार पर और गुणसूत्रों पर स्थित जनुकों के प्रकार पर, जो कि प्रभावी है या अप्रभावी है। तो इन 3 बातों पर आनुवंशिक विकृतियों का कारण और उनका संक्रमण निर्भर करता है। गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण निर्माण होने वाली विकृतियों के पीछे का रीजन जो है वो गुणसूत्रों की कुल संख्या में बदलाव है। अगर गुणसूत्रों की जो टोटल संख्या है उसमें बदलाव आ जाए तो क्या होगा, अगर हमारे अंदर जितने नॉर्मली गुणसूत्र हैं उतने ही होने चाहिए, अगर उसमें बदलाव आ जाए तो क्या हो सकता है। आपके जो सिलेबस में 2 चीजें बताई हैं, अगर अलिंगी गुणसूत्र जो स्टार्टिंग की 22 जोड़ियां थी उनमें उनकी कोई भी संख्या में कमी आती है, अगर उनकी संख्या में कमी आ जाती है तो बच्चा जो जन्म लेने वाला बच्चा है या जो संतति है उसकी प्रजनन क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अगर अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी आती है
तो जन्म लेने वाली जो संतति है उसकी प्रजनन क्षमता में कोई भी बाधा नहीं आती, अर्थात वो उसके भी बच्चों का जन्म आराम से होगा, वो बच्चों को जन्म देने में समर्थ होगा। लेकिन अगर अलिंगी गुणसूत्रों की किसी भी एक जोड़ी में अधिक हो जाए, अभी पहले हमने पढ़ा कि कमी आए, अगर कमी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर अधिक हो जाए तो क्या हो सकता है? तो जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसे शारीरिक या मानसिक दोष, शारीरिक या मानसिक दोष अर्थात ऐसा हो सकता है कि उसकी शारीरिक वृद्धि अच्छे से ना हो, या उसके हाथ या पैर में या किसी भी पार्ट में बॉडी की प्रॉब्लम हो सकती है। मानसिक दोष, आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से बिहेवियर नहीं करते हैं, वो होते हैं 12-13 साल के लेकिन वो छोटे बच्चों जैसा बिहेवियर करते हैं और उन्हें बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है कब? जब 22 जोड़ियां जो थी उसमें से कोई भी एक जोड़ी अधिक हो जाए, उसमें कोई भी एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाए, तो जन्म लेने वाले बच्चे में शारीरिक और मानसिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ उनकी आयु मर्यादा भी कम हो जाती है। आयु मर्यादा भी कम हो जाती है अर्थात उनकी जो है, उनका जो जीवन काल है वो कम होता है, वो बहुत अधिक वर्ष तक जीवित नहीं रहते, ज्यादा से ज्यादा 16 से 20 साल तक उनकी जो है आयु होती है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर सही देख रेख की जाए, सही खान पान दिया जाए, अगर पेरेंट्स उनके बहुत ही रिच हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा 2 साल 4 साल और उनको आगे खींच सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसे बच्चों की जो जीवन काल होता है वो बहुत ही कम होता है। तो दो बातें हैं, अगर अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाए, अगर जो 22 जोड़ियां थी उसमें से कोई एक जोड़ी में कमी आ जाए, तो जो जन्म लेने वाली संतति है उसकी प्रजनन क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो संतति भी आगे जाकर अच्छे से जीवित रहती है और अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। लेकिन अगर अलिंगी गुणसूत्रों की किसी एक जोड़ी में अधिकता हो जाए, कोई भी एक जोड़ी बढ़ जाए, तो जो बच्चा जन्म लेगा उसमें शारीरिक और मानसिक दोष हो सकते हैं और उसकी जो एज लिमिट होती है वो भी कम हो सकती है। तो अभी हमारे सिलेबस में गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण निर्माण होने वाली विकृतियों के जो उदाहरण हैं वो हम पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिकता, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम और तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो हम पहला देखते हैं डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिकता। ये डाउन सिंड्रोम और मंगोलिकता जो है ये गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होने वाला रोग है और मानव में खोजी गई और वर्णन की गई। मनुष्य में सबसे पहले जो है आनुवंशिक विकृति का जिसका पता लगाया गया वो क्या था? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद इस विकृति में क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं इसमें टोटल 47 गुणसूत्र दिखाई देते हैं। तो डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिकता का एकदम जो सामान्य बातें हैं वो क्या है कि ये गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होने वाली विकृति है और मनुष्य में खोजी गई और वर्णन की गई ये सबसे पहली गुणसूत्रीय विकृति है और इस विकृति में गुणसूत्र प्रारूप में कुल 47 गुणसूत्र दिखाई देते हैं, जबकि 46 गुणसूत्र हमारे अंदर होते हैं, उसकी जगह पर यहाँ पे 47 गुणसूत्र दिखाई देते हैं। इस विकृति को ट्राइजोमी ऑफ 21, ट्राइजोमी ऑफ 21 अर्थात जो 21वां गुणसूत्र का जोड़ी है, ट्राई यानी कि 3, तो वहां हमेशा हमारी कितने की जोड़ी है? 2 गुणसूत्रों की जोड़ी है। तो ट्राइजोमी ऑफ 21 अर्थात क्या? 21 में 2 गुणसूत्र हैं और 2 गुणसूत्र में एक और गुणसूत्र जोड़ दिया गया है। एकाधिक द्विगुणितता 21 मतलब द्विगुणितता 21 में एक और गुणसूत्र को जोड़ दिया गया है, तो इस विकृति को इसीलिए ट्राइजोमी ऑफ 21
एकाधिक द्विगुणितता 21 भी कहा जाता है। इस विकृति में क्या होता है, अर्भक अर्थात इन्फेंट जो छोटा बच्चा है, उसके शरीर की सभी कोशिकाओं में, जितनी भी हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, तो ऐसे बालक के शरीर की कोशिकाओं के 21वें गुणसूत्र में 21वें गुणसूत्र की जोड़ी के साथ एक अधिक 21वां गुणसूत्र, एक गुणसूत्र और ऐड हो जाता है। नॉर्मली 2 जोड़ियां हैं, लेकिन वहां पर एक और गुणसूत्र ऐड हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, ऐसे बच्चे की कोशिकाओं में 46 की जगह 47, एक गुणसूत्र बढ़ गया, इसलिए 46 की जगह पे हमें 47 गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। तो इस विकृति को ट्राइसोमी ऑफ 21 भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एकाधिक द्विगुणितता 21, मतलब 21वीं जोड़ी के साथ एक और अधिक गुणसूत्र दिखाई देता है। ऐसा जो बच्चा होता है, उसके शरीर की सभी कोशिकाओं में 21वें गुणसूत्र की जोड़ी के साथ एक और अधिक 21वां गुणसूत्र होता है। इसी कारण 46 की जगह पर टोटल 47 गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चित्र में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डाउन सिंड्रोम को डाउन लक्षण भी कहा जाता है, और इसमें जो एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र है उसको 46+1 इस तरह से भी दिखा सकते हैं, और उसे हम बोलते हैं 21वें गुणसूत्र की त्रिसमसूत्रीय अवस्था, जो अभी हमने पढ़ा ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। उसी को क्या बोलते हैं, 21वें गुणसूत्र की त्रिसमसूत्री अवस्था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो 21 वाला जोड़ी है, वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र देखने को मिलता है। तो डाउन सिलेक्शन में क्या होता है, टोटल 46 की जगह पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और आपको 47 अर्थात 47 गुणसूत्र दिखाई देते हैं। और वो जो 47वां गुणसूत्र है वो कहाँ पर बढ़ा होता है, वो 21वें गुणसूत्र की त्रिसमसूत्री अवस्था होती है। ऐसे बच्चे के शरीर की सभी कोशिकाओं के 21वें गुणसूत्र की जोड़ी में एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है। अभी एक गुणसूत्र नॉर्मल से ज्यादा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ऐसे बच्चे को होगी ही, क्योंकि नॉर्मली मनुष्य के शरीर में 46 जोड़ियां हैं। अब उसके पास कितना हो गया, सॉरी 46 जोड़ियां नहीं, 46 गुणसूत्र हैं। ऐसे बच्चों के पास अभी कितने गुणसूत्र हो गए, 47 गुणसूत्र हो गए। तो ऐसे बच्चे की जो गति है वो बहुत ही धीरे धीरे होगी। वो भले 12-13 साल का होगा, लेकिन वो देखने में छोटा लगेगा। और ऐसे बच्चे अल्पायु हो सकते हैं, मतलब उनकी एज बहुत कम हो सकती है, और उनकी मानसिक वृद्धि में बाधा, वे मानसिक रूप से जल्दी बड़े नहीं होते। जैसा बिहेवियर 10 साल के बच्चों को करना चाहिए, तो वो अपने 10 की उम्र में 4 साल या 5 साल के बच्चे जैसा बिहेवियर करते हैं, और यही इस विकृति का प्रमुख लक्षण है। तो इस विकृति के बालक गतिमंद हो सकते हैं और अल्पायु हो सकते हैं, उनकी जो आयु है वो कम हो सकती है, इनकी मानसिक वृद्धि में बाधा आ सकती है, और ये सारे जो लक्षण हैं ये इस विकृति के प्रमुख लक्षण हैं। और भी कुछ डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं, जैसे फैली हुई गर्दन। यहाँ पर आप देखेंगे फैली हुई गर्दन, छोटी उंगलियां, एक ही आड़ी हस्त रेखा, उनके हाथ में क्या होता है, एक ही रेखा होती है ऐसी, और सर पर विरल बाल, चपटी नाक, ये सब क्या है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण है। अगर ऐसा कुछ भी किसी बच्चे के अंदर है तो इसका मतलब उसे जो है डाउन सिंड्रोम हुआ होगा, या डाउन सिंड्रोम नाम की जो है आनुवंशिक विकृति है। इस विकृति के चेहरे जो बालक होते हैं, उनके चेहरे की जो बनावट होती है वो मंगोलियन व्यक्ति की तरह दिखाई देती है। ईस्ट एशिया में रशिया और चाइना, ये कंट्री के बीच में एक मंगोल नाम की स्वतंत्र कंट्री है। वहां के जो व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के दिखाई देते हैं। तो अगर डाउन सिंड्रोम किसी बच्चे को होता है
तो उसका फेस जो है मंगोलियन व्यक्ति की तरह दिखाई देता है। यहाँ पे आप मैच करोगे तो थोड़ा बहुत सिमिलर दिखाई देता है, भले वो बच्चा किसी भी देश में जन्म ले, लेकिन उसका फेस जो है मंगोलियन व्यक्ति की तरह दिखाई देता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डाउन सिंड्रोम को मंगोलिकता क्यों कहते हैं, तो हम इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम से बाधित व्यक्ति है या जो बच्चा है, उसके चेहरे की बनावट मंगोलियन व्यक्ति की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इस सिंड्रोम को हम मंगोलिकता भी कहते हैं। दूसरा है हमारा टर्नर सिंड्रोम। अभी हमने इसके पहले पढ़ा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में आपने देखा कि अलिंगी गुणसूत्र की 21वीं जोड़ी में अधिकता हो गई थी। तो जिस तरह अलिंगी गुणसूत्रों की जोड़ी में अधिकता या अपसामान्यता होने के कारण आनुवंशिक विकृति हो सकती है, उसी तरह अलिंगी गुणसूत्रों की तरह ही लिंग गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण भी कुछ विकार होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, जो 44 प्लस XX है अर्थात स्त्रियां, XX अर्थात स्त्रियों की ये जोड़ी है गुणसूत्रों की, तो 44 प्लस XX इस विकार में जो एक X गुणसूत्र है, ये या तो निरुपयोगी हो जाएगा या तो वेस्ट रहेगा, मतलब कोई भी काम नहीं करेगा, या फिर क्या होगा, वो अपने जनुकों द्वारा वो संक्रमित ही नहीं होता है, मतलब वो बालक में आता ही नहीं है। एक यहाँ पे एक्स गुणसूत्र जो है गायब हो जाता है, या फिर निरुपयोगी, अगर रहेगा भी तो भी वो कोई कार्य नहीं करता है, एकदम मतलब कि वो साइलेंट है, वो कोई भी कार्य नहीं करता है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 प्लस XX की जगह पर सिर्फ 44 प्लस X इतने ही गुणसूत्र होते हैं। तो 44 प्लस XX कहा तो इससे आपको समझ में आता है कि ये विकार जो है स्त्रियों में होगा, और यह विकार किससे संबंधित है, लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। तो जो टर्नर सिंड्रोम है, ये लिंग गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण होने वाली विकृति है, और यह विकृति जो है स्त्रियों में होती है। और क्या होगा इसमें मेन, जो लिंग गुणसूत्र XX है उसमें से एक X या तो निरुपयोगी होगा, या तो वो कार्यरत नहीं होगा, या फिर वो संक्रमित ही नहीं होता, एक वहां पे X गुणसूत्र क्या रहेगा, कम ही रहेगा। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम हुआ है तो वो किस प्रकार से दिखाई देगा। आपकी 22 जो जोड़ियां हैं वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन लिंग गुणसूत्र में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र दिखाई दे रहा है। तो 44 प्लस XX की जगह पर 44 प्लस X है, और मेनली यह जो सिंड्रोम है या यह जो विकृति है, ये स्त्रियों में होती है। तो अब यह स्त्रियों में यह विकृति होती है, और इसमें एक लिंग गुणसूत्र या तो निरुपयोगी है, या तो वो कार्य नहीं कर रहा है, या तो वो बालक में संक्रमित ही नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में 44 प्लस XX की बजाय वहां पे कौन सी स्थिति हो जाती है, 44 प्लस X की स्थिति हो जाती है। अब जब लिंग गुणसूत्र से संबंधित गुणसूत्र ही नहीं है, तो ऐसी स्त्रियों में जिनको यह सिंड्रोम होगा, उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उनकी प्रजनन इंद्रियों का पूरी तरह से विकास नहीं होगा, और जिसके कारण से अगर प्रजनन इंद्रियों का विकास नहीं हुआ, तो ऐसी स्त्रियां प्रजनन क्षमता के लिए परिपूर्ण नहीं होंगी, या फिर प्रजनन क्षमता के लिए उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ऐसी स्त्रियां बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होंगी। ऐसे बच्चों का जिन्हें भी टर्नर सिंड्रोम हुआ होगा, उनके हाथ की बनावट कुछ इस तरह से होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब जैसा आपने पढ़ा कि टर्नर सिंड्रोम भी लिंग गुणसूत्र की अपसामान्यता के कारण रोग था, यह भी लिंग गुणसूत्र की अपसामान्यता के कारण ही होने वाला रोग है, लेकिन यह किस में होता है, पुरुषों में। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र की अपसामान्यता के कारण यह विकार होता है।
तो पुरुषों में अपसामान्यता के कारण होता है, तो यहाँ पर हमारा गुणसूत्र आ जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। तो इसमें क्या होता है, पहले आपने स्त्रियों में देखा था एक्स एक्स था, तो एक एक्स या तो निरुपयोगी या तो गायब या तो वो कार्यरत नहीं था। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स वाई के साथ में एक एक्स और ऐड हो जा रहा है, तो एक एक्स गुणसूत्र अधिक होने के कारण गुणसूत्रों की कुल संख्या 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाती है। तो भी अभी अगर अधिक भी हो गया तो भी प्रॉब्लम होगी। अभी पुरुषों में जो है एक्स वाई ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्स वाई हो जा रहा है। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, पुरुषों का लैंगिक अल्प विकास होगा। जब भी लैंगिक अल्प विकास होगा या लैंगिक क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, तो उनकी प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव हो पड़ेगा। तो फिर ऐसी दंपति को क्या होगा कि वे बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होंगे। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसके कारण होता है, गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण होता है। और इस विकार में 44 प्लस एक्स वाई के साथ और एक एक्स गुणसूत्र अधिक हो जाता है, जिसके कारण 44 प्लस एक्स वाई की स्थिति के जगह पर 44 प्लस एक्स एक्स वाई की स्थिति हो जाती है। क्योंकि यह लिंग गुणसूत्र से संबंधित है, इसलिए ऐसी स्थिति होने पर पुरुषों में लैंगिक अल्प विकास होता है और उनकी प्रजनन क्षमता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और ऐसे दंपति जो हैं बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होते हैं। यहाँ पर चित्रों द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप देखेंगे 22 जो जोड़ियां हैं उनमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो गुणसूत्र की जोड़ी है, लिंग गुणसूत्र की जोड़ी पर वहां पर एक्स वाई की जगह और एक एक्स बढ़ गया है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई की स्थिति आ गई है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम अर्थात एक एक्स गुणसूत्र कम 44 प्लस एक्स, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अर्थात एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा अर्थात 44 प्लस एक्स एक्स वाई। टर्नर सिंड्रोम जो है वो स्त्रियों में होता है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो पुरुषों में होता है। दोनों भी आनुवंशिक विकृति है और लिंग गुणसूत्र से संबंधित आनुवंशिक विकृति है। इन दोनों ही विकृतियों में लिंग गुणसूत्रों की अपसामान्यता होती है, और दोनों ही स्थिति में क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम में स्त्रियों की प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे दंपति जो होते हैं वो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होते हैं। इसके बाद आपको एक एडिशनल जानकारी है, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सरकार की तरफ से बहुत सारे अभियान जारी किए जाते हैं, जिसके तहत हमें उसके बारे में जागरूक किया जाता है या जानकारी दी जाती है। तो राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, जो ग्रामीण भाग है हमारे देश के, वहां पर यह अभियान चलाया गया कब, अप्रैल 2005 से, और जबकि राष्ट्रीय शहरी भागों में यह अभियान 2013 से प्रारंभ किया गया। और इस अभियान का मेन मोटो क्या है कि ग्रामीण और शहरी भागों में आरोग्य व्यवस्था का सशक्तिकरण करना। जो ये आनुवंशिक विकृतियां हैं, पहले इनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती थी। अब जैसे ही जानकारी होगी तो क्या होता है, बहुत ही कम समय में जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं तभी सोनोग्राफी या बहुत सारे टेस्ट करवा के, अभी बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध हैं जिसकी सहायता से वे जान सकती हैं कि हमारे गर्भ में जो बच्चा है उसे कोई आनुवंशिक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये सारी जो हमने आनुवंशिक बीमारियों के बारे में अध्ययन किया, अगर जो गर्भवती स्त्री है स्टार्टिंग के जो 3rd या 4th मंथ होते हैं उसपे इन बीमारियों की जानकारी पता चल जाए, तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी सहायता से इन आनुवंशिक विकृतियों को बच्चे के गर्भ में रहते हुए ही ठीक किया जा सकता है। यही कारण है कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपकी सिलेबस में दिया गया है, ताकि आपको इसकी जानकारी हो और भविष्य में
हमें ये सब बातें माइंड में रहें और हम जो है निरोगी रहें और इन सब बातों का जो है अपने जीवन में लाभ ला सकें। तो ग्रामीण और शहरी भाग में आरोग्य व्यवस्था का सशक्तिकरण करना, विविध बीमारियों और रोगों का नियंत्रण करना और आरोग्य के संबंध में जन जागृति करना और विविध योजनाओं के माध्यम से रोगी को आर्थिक सहायता देना, ये सब क्या है, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के महत्वपूर्ण उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। एक जो हमने आज पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा आनुवंशिक विकृतियां और गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण निर्माण होने वाली विकृतियां। आनुवंशिक विकृतियों की अगर परिभाषा देखी जाए तो गुणसूत्रों की अपसामान्यता या जनुकों के उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों को हम आनुवंशिक विकृति कहते हैं। अब आनुवंशिक विकृतियों का कारण क्या है? अगर गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाए या कम हो जाए, या गुणसूत्रों की संख्या के किसी भी भाग में गुणसूत्रों के किसी एक भाग का लोप हो जाए या उनका प्लेस चेंज हो जाए, ऐसी सारी स्थितियों का जो है आनुवंशिक विकृतियों में समावेश होता है। उसके बाद इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे फाक होठ अर्थात कटे हुए होठ, रंजकहीनता, सिकल सेल रक्ताल्पता और हीमोफीलिया। अभी मनुष्य में गुणसूत्रों के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी देखी। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र 23 जोड़ियों के रूप में होते हैं। प्रत्येक जोड़ी का आकार और आयतन जो है वो अलग अलग होता है, इसीलिए इन गुणसूत्रों की जोड़ियों को अनुक्रमांक दिए गए हैं। इन 23 जोड़ियों में से जो 22 जोड़ियां हैं वे अलिंगी गुणसूत्रों की हैं और एक जोड़ी जो है लास्ट की उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों में स्त्रियों में ये गुणसूत्र जो है 44 प्लस XX इस प्रकार दर्शाया जाता है और पुरुषों में 44 प्लस XY इस प्रकार दर्शाया जाता है। ये मनुष्य में गुणसूत्रों की जो जोड़ियां हैं उनकी आकृति है। यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि 22 जोड़ियां जो हैं वे अलिंगी गुणसूत्रों की हैं और 23वीं जोड़ी जो है वो लिंग गुणसूत्र है। यहाँ पर स्त्रियों में XX दोनों जोड़ियों का आकार लगभग समान होता है, जबकि पुरुषों में जो XY गुणसूत्र है उसमें से Y गुणसूत्र X गुणसूत्र की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है। योहान मंडल के बारे में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया। योहान मंडल ने जो अपने प्रयोग में कारक के 2 प्रकार बताए, कारक अर्थात जनुक, उनके 2 प्रकार बताए, एक तो प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। तो आनुवंशिक विकृतियों का कारण मतलब वे ये विकृतियां होती क्यों हैं और उनका संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार होता है, ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। उसमें से पहला है मानवीय कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या में अगर कमी या ज्यादा हो जाए, लिंग सापेक्ष प्रकार और गुणसूत्रों पर स्थित जनुकों के प्रकार जो कि प्रभावी और अप्रभावी इस प्रकार हैं। तो गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण निर्माण होने वाली विकृतियों में मेन बात क्या होती है कि गुणसूत्रों की कुल संख्या में अगर बदलाव आ जाए तो क्या होगा। तो पहली तो चीज ये है कि अगर अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाए, अगर कमी आ जाए तो जो बालक जन्म लेता है उसके प्रजनन क्षमता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अगर इस अलिंगी गुणसूत्र की किसी एक जोड़ी में अधिकता हो जाए या अधिक हो जाए तो जो जन्म लेने वाला बालक है उसमें शारीरिक और मानसिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं और उसकी एज लिमिट आयु मर्यादा भी कम हो सकती है। तो गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण निर्माण होने वाली विकृतियों में हमने 3 उदाहरण पढ़े। पहला था डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिकता, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम और तीसरा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम जो है ये सबसे पहली विकृति है जो मनुष्य में खोजी गई और वर्णन की गई, मतलब सबसे फर्स्ट आनुवंशिक विकृति जो है ये डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिकता है, जिसके बारे में हमने पता लगाया। तो इस विकृति में एक्चुअल में क्या होता है कि जो गुणसूत्र 46 हैं, 46 की जगह पर 47 हो जाते हैं। अब ये 47 गुणसूत्र कैसे होते हैं?
जो ऐसा बच्चा है उसके 21 शरीर की जो सारी कोशिकाएं हैं उसमें जो 21वीं जोड़ी है उसमें एक गुणसूत्र की जोड़ी जो है एक्स्ट्रा हो जाती है, एक और गुणसूत्र आकर जुड़ जाता है, इसीलिए इस विकृति को ट्राइसोमी ऑफ 21 भी कहा जाता है। इसी कारण क्या होता है, जब 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो 46 की जगह पर हमें 47 गुणसूत्र दिखाई देते हैं, क्योंकि अब गुणसूत्र ज्यादा हो गए तो ऐसे बालक में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही। तो ऐसे बच्चे में क्या होता है, उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है और वो बच्चा जो है अल्पायु हो सकता है और उसकी मानसिक वृद्धि में भी बाधा आती है। ये सारी चीजें जो है ऐसे बच्चे के लिए प्रमुख लक्षण है। और भी डाउन सिंड्रोम के कुछ लक्षण हैं, जैसे फैली हुई गर्दन, चपटी हुई नाक, छोटी उंगलियां और हाथ में एक ही आड़ी हस्तरेखा, सर पर विरल बाल, ये सारे जो हैं डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। अभी हमने बोला था डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिकता, तो मंगोलिकता क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि यह विकृति जिस बालक को होती है उसके चेहरे की बनावट मंगोलियन व्यक्ति की तरह दिखाई देने लगती है, इसलिए डाउन सिंड्रोम को मंगोलिकता भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा सिंड्रोम हमने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम। जिस तरह अलिंगी गुणसूत्रों में असामान्यता के कारण आनुवंशिक विकृति होती है, उसी तरह लिंग गुणसूत्रों के असामान्यता के कारण भी कुछ आनुवंशिक विकृतियां होती हैं। इसमें टर्नर सिंड्रोम जो है स्त्रियों से संबंधित है, स्त्रियों से संबंधित गुणसूत्रों के असामान्यता के कारण होने वाले रोग हैं। इसमें क्या होगा, 44 प्लस XX में से 2 XX में एक एक्स बाधित हो जाएगा, मतलब या तो वो कार्य नहीं करेगा या तो निरुपयोगी होगा या तो बालक में संक्रमित ही नहीं होगा। तो जब एक्स एक्स में से एक एक्स संक्रमित नहीं होगा तो 44 प्लस एक्स ऐसी स्थिति बन जाती है। और जो ऐसी स्त्रियां होती हैं वे प्रजनन के लिए जो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती हैं या उनकी प्रजनन क्षमता पर बाधा आती है। टर्नर सिंड्रोम की तरह ही जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये पुरुषों में होने वाली गुणसूत्रों की असामान्यता वाली विकृति है। इसमें क्या होगा, 44 प्लस XY के साथ एक और X ऐड हो जाता है, जिसके कारण 44 प्लस XXY ऐसी स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर भी 44 प्लस XY की जगह पे 44 प्लस XXY ऐसा स्थिति आ जाती है, जिसके कारण पुरुषों की जो लैंगिक क्षमता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ऐसे पुरुष प्रजनन क्षमता के लिए परिपक्व नहीं होते या फिर ऐसे ऐसे जो दंपति होती है वे बालक को जन्म देने में असमर्थ होते हैं। तो ये 3 हमने आनुवंशिक विकृतियां जो कि गुणसूत्रों के असामान्यता के कारण होती हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो कि ग्रामीण भागों में 2005 से लागू है और शहरी भागों में 2013 से, और जिसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या है, आरोग्य व्यवस्था को सशक्तिकरण प्रदान करना और विविध बीमारियों और रोगों पर नियंत्रण कर लोगों के बीच में उसके बारे में जन जागृति प्रदान करना। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। हेलो। हाँ जी सर। हो गया मिस। हाँ सर हो गया। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आप सभी लोग लेक्चर खत्म होने के बाद इसे अपने सिलेबस से फिर से लर्न कीजिए। थैंक यू सर।